कल्पना कीजिए कि जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक पीएफ खाते में जमा है। हाँ, बहुत आम बात है। हाँ, और जब उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सिस्टम अचानक कहता है कि आपके नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर गलत है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल। और बस उस एक अक्षर को सुधारने के लिए एक इंसान को ऐसी भूल भुलैया में धकेल दिया जाता है जहां हर नए दरवाजे पर एक नया फॉर्म या हलफनामा मांग लिया जाता है। हाँ, और किसी बड़े अधिकारी के हस्ताक्षर भी। सही कहा। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के खातों में अपनी ही जानकारी सुधारना लंबे समय से ऐसा ही एक डरावना सपना रहा है। बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो असल में इस भूल भुलैया का चीट कोड है। अच्छा, चीट कोड? हाँ, मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 16 जनवरी 2025 को एक नया सर्कुलर जारी किया है। पीएफ खाते में सुधार की पूरी प्रक्रिया को जड़ से बदल दिया है। और आज हमारा मिशन यही समझना है कि बदलाव असल में कैसे काम करेगा। देखिए, इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब 31 जुलाई 2024 को भी ईपीएफओ ने एक एसओपी जारी किया था। हाँ, जिसे वर्जन 3.0 कहा गया था ना। बिल्कुल वही। उस व्यवस्था में भी सुधार के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर अड़चनें वैसी ही थीं। हाँ, बरकरार थी। तो जो नया सर्कुलर आया है, ये सिर्फ नियमों का कोई नया पुलिंदा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक तरह से ईपीएफओ द्वारा ये स्वीकार करने का तरीका है कि पुराने सिस्टम में कुछ मूलभूत खामियां थीं। अच्छा। हाँ, जिन्हें दूर करने के लिए तकनीक और आधार डेटाबेस का बहुत गहराई से एकीकरण करना जरूरी था। मतलब ये व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सर्कुलर में सबसे पहली बात यह है कि ईपीएफओ ने अब लोगों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है। कैटेगरी ए, बी और सी। हाँ, तो अगर हम इसे एक हाईवे के टोल प्लाजा की तरह देखें तो कैटेगरी ए के पास तो समझ लीजिए फास्टैग है। सही एनालॉजी है। हाँ, जो बिना रुके तेजी से निकल जाएंगे। बिल्कुल। और कैटेगरी सी को अभी भी कैश लाइन में ही लगना होगा। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे तय हो रहा है कि कौन सी गाड़ी किस लाइन में लगेगी? मतलब क्या हम इन तीनों श्रेणियों के पीछे के विज्ञान को थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ये विभाजन मुख्य रूप से UIDAI मतलब आधार के डेटाबेस पर निर्भर करता है। अच्छा, आधार पर? हाँ, ईपीएफओ का आधार पर जो भरोसा है उसी पर ये टिका है। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। कैटेगरी ए में उन लोगों को रखा गया है जिनका यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। हाँ, जिनका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से आधार के जरिए ही बना है। 2017 से? हाँ, क्योंकि 2017 के आसपास ईपीएफओ ने आधार लिंकिंग पर बहुत जोर दिया था। मुझे याद है। तो जिनका खाता ही आधार के प्रामाणिक डेटा के साथ खुला है, उनके लिए जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट पूरी तरह ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। मतलब कोई झंझट नहीं? बिल्कुल। सिस्टम मानता है कि उनकी बुनियादी पहचान पहले से ही काफी मजबूत है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सच में इतना अचूक है? मतलब फास्टैग वाली लेन में भी तो कई बार तकनीकी दिक्कतें आती हैं। हाँ, वो तो है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का आधार डेटा ही गलत दर्ज हो गया हो या फिर सर्वर ही डाउन हो, उस स्थिति में तो कैटेगरी ए वाला भी उसी टोल प्लाजा पर अटक जाएगा ना? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है। मतलब तकनीक कभी भी 100% अचूक तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं। तो ईपीएफओ ने जो सिस्टम बनाया है वो सामान्य परिस्थितियों के लिए है, जहां 90% काम बिना मानवीय दखल के हो जाए। और बाकी 10%? अगर आधार में ही गलती है तो कर्मचारी को पहले UIDAI के पोर्टल पर जाकर उसे सुधारना होगा। अच्छा, पहले वहां सुधारो। हाँ, उसके बाद ही ईपीएफओ का सिस्टम उसे स्वीकार करेगा। ईपीएफओ अब अपना खुद का समानांतर वेरिफिकेशन नहीं करना चाहता। वो पूरी तरह आधार पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके बाद आती है कैटेगरी बी। इसमें कौन लोग हैं? इसमें वो सदस्य हैं जिनका यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना था। मतलब जो पुराने खाते हैं। अच्छा, पुराने वाले। हाँ, लेकिन समय के साथ उनका नाम, जन्मतिथि और जेंडर UIDAI द्वारा मान्य हो चुके हैं। मतलब वैलिडेट हो चुके हैं। हाँ, वैलिडेट हो गए हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट भी ऑनलाइन ही प्रोसेस होगी क्योंकि इनका डेटा अब क्लीन हो चुका है। ये तो उन लोगों की बात हो गई जो डिजिटल रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है असली चुनौती तो कैटेगरी सी के साथ है। हाँ, वो सबसे जटिल हिस्सा है। ये उन सदस्यों के लिए है जिनका आधार वैलिडेट नहीं है या जिनके पास यूएएन ही नहीं है। ऐसे मामलों में क्या होगा? क्या उन्हें फिर से पुराने ढरे पर जाना होगा? देखिए, कैटेगरी सी के लिए रिक्वेस्ट फिजिकल मोड में ही फाइल की जाएगी। मतलब कागज पर? हाँ, लेकिन यहाँ तकनीक का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी के पास यूएएन नहीं है तो ईपीएफओ का सिस्टम उस व्यक्ति का आधार नंबर को लेकर अपने पुराने डेटाबेस में खंगालेगा। अच्छा, सर्च करेगा? हाँ,
अगर उस आधार से जुड़ा कोई पुराना या निष्क्रिय यूएएन मिल जाता है तो सिस्टम उस पुरानी मेंबर आईडी को नए सिरे से लिंक कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, एक तरह से ये खोए हुए खातों को वापस जीवित करने की प्रक्रिया है। और अगर कुछ ना मिले तो एक बिल्कुल नया यूएएन जनरेट किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। हाँ, जो बार बार नौकरियां बदलते हैं। बिल्कुल, और हर बार अपना पीएफ नंबर भूल जाते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति सिस्टम की दरारों में खोकर नहीं रह जाएगा। डेटा माइनिंग के जरिए उन्हें वापस लाया जा रहा है। सही कहा। अब देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब किसी को अपनी कैटेगरी पता चल गई तो अगला कदम होता है प्रमाण देना। हाँ, दस्तावेज। पहले इसके लिए दस्तावेजों का एक पूरा गट्ठर तैयार करना पड़ता था, लेकिन इस सर्कुलर में डिजी लॉकर को लेकर जो बात कही गई है वो मुझे किसी जादू की छड़ी से कम नहीं लगी। हाँ, वो बहुत क्रांतिकारी कदम है। नियम कहता है कि किसी भी बदलाव के लिए कम से कम 2 दस्तावेज चाहिए, लेकिन अगर डिजी लॉकर का इस्तेमाल होता है तो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब सिर्फ एक दस्तावेज काफी होगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब क्या सरकारी सिस्टम अचानक इतना मेहरबान हो क्या है? मेहरबानी से ज्यादा ये ना तकनीकी कार्यप्रणाली का कमाल है। मतलब डिजी लॉकर कोई साधारण क्लाउड स्टोरेज या गूगल ड्राइव तो है नहीं। हाँ, जहाँ कोई भी स्कैन करके डाल दे। बिल्कुल। डिजी लॉकर एक एपीआई के जरिए काम करता है। जब कोई सदस्य वहां से अपनी 10वीं की मार्कशीट साझा करता है तो वो दस्तावेज सीधे जारी करने वाली अथॉरिटी से वेरीफाई होकर आता है। जैसे सीबीएसई के सर्वर से? हाँ, सीधे वहां से ईपीएफओ के पास पहुंचता है। इसमें जालसाजी या फोटोशॉप करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इसीलिए उन्हें भरोसा है। इसीलिए ईपीएफओ को क्रॉस चेक करने के लिए किसी दूसरे बैकअप दस्तावेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही प्रमाणिक डिजिटल हस्ताक्षर वाला कागज काफी है। ये तकनीकी एकीकरण तो सच में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन मैंने पढ़ा कि जिन मामलों में केवल कर्मचारी खुद बदलाव कर सकता है, वहां तो किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ, ये प्रावधान भी है। तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि पीएफ कार्यालय अब पूरी तरह से कागज मुक्त हो गए हैं? क्या फिजिकल फॉर्म बिल्कुल खत्म हो गए हैं? देखिए, हम पूरी तरह से कागज मुक्त होने के एक आदर्श लक्ष्य की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी थोड़ी अलग है। मतलब अपवाद है। हाँ, सर्कुलर खुद इस बात को मानता है। ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां सदस्य तकनीकी कारणों से या इंटरनेट ना होने के कारण ऑनलाइन आवेदन ना कर पाएं। ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर खुद उस कागजी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन करके सिस्टम में ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। अच्छा, तो एम्प्लॉयर के पास ये सुविधा है। हाँ, तो देखा जाए तो फिजिकल फॉर्म का विकल्प उन लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह मौजूद है जो डिजिटल दुनिया के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी संतुलन है। तकनीकी बदलाव एकदम से झटके में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। अब अगर हम इस सर्कुलर के एनेक्स्चर 1 का विश्लेषण करें तो ये एक तरह का नक्शा है जो बताता है कि अप्रूवल की चेन क्या होगी। हाँ, एनेक्स्चर 1 काफी विस्तृत है। इसमें 11 पैरामीटर्स हैं, जैसे नाम, जन्मतिथि, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति वगैरह। और ज्वाइनिंग छोड़ने की तारीख भी। हाँ, वो भी। तो अगर कोई कैटेगरी ए में है तो बुनियादी चीजें सीधे कर्मचारी के स्तर पर अपडेट हो जाती हैं। बहुत आसानी से। लेकिन अगर वही सदस्य कैटेगरी बी में हो तो कर्मचारी के साथ साथ एम्प्लॉयर की भी जरूरत होगी। और अप्रूवल की ये चेन ना कैटेगरी सी में और भी जटिल हो जाती है। वो कैसे? इसे एक कॉर्पोरेट फिल्टर की तरह समझिए। जैसे किसी बड़ी कंपनी में कोई फाइल निचले स्तर से शुरू होकर सीईओ तक जाती है, वैसे ही कैटेगरी सी में बदलाव पहले एम्प्लॉयर के पास जाता है। अच्छा। फिर वो ईपीएफओ के डीलिंग असिस्टेंट के पास जाता है और उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर तक। बाप रे, काफी लंबी प्रक्रिया है। हाँ, और कुछ गंभीर मामलों में तो ये असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर तक भी जाता है। इतना लंबा क्यों? ये लंबी चेन इसलिए रखी गई है क्योंकि कैटेगरी सी में डेटा डिजिटल रूप से प्रमाणित नहीं है, इसलिए वहां मानवीय जांच के कई स्तर बनाए गए हैं ताकि वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके। बिल्कुल, धोखाधड़ी ना हो इसलिए। समझ गई। वैसे इस सूची में एक पैरामीटर ऐसा है जो मुझे बहुत ही संवेदनशील लगा। कौन सा? राष्ट्रीयता, मतलब नेशनैलिटी। सर्कुलर के अनुसार अगर कोई भारतीय नागरिक इंटरनेशनल वर्कर की श्रेणी में जा रहा है या कोई विदेशी वर्कर भारतीय श्रेणी में आ रहा है तो कैटेगरी ए होने के बावजूद फास्टैग काम नहीं करेगा। हाँ, वहाँ नियम सख्त हैं। अप्रूवल चेन कर्मचारी से शुरू होकर अकाउंट्स ऑफिसर तक अनिवार्य रूप से जाएगी ही जाएगी। राष्ट्रीयता बदलने पर इतना सख्त पहरा क्यों है? इसका सीधा संबंध वित्तीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से है। मतलब एक सामान्य भारतीय कर्मचारी और एक इंटरनेशनल वर्कर के पीएफ योगदान या निकासी के नियम पूरी तरह अलग होते हैं।
टैक्स के नियम भी अलग होते होंगे? बिल्कुल अगर होते हैं। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में काम कर रहा है तो उसके देश के साथ भारत का जो सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट है उसके तहत पैसा तय होता है। अच्छा, तो ये काफी जटिल है। हाँ, अगर कोई आसानी से सिस्टम में अपनी राष्ट्रीयता बदल ले तो वो उन वित्तीय पाबंदियों से बच सकता है जो विदेशियों पर लागू होती हैं। तो ये सिर्फ नाम की स्पेलिंग ठीक करने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बड़े वित्तीय और कानूनी दर्जे का बदलाव है। इसलिए ईपीएफओ इसमें कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ये तो समझ में आता है। अब अगर हम एनेक्स्चर 2 की तरफ मुड़ें तो ये मान्य दस्तावेजों की एक सूची है, और ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा मुझे इस पूरे सर्कुलर का सबसे दिलचस्प पहलू लगा। हाँ, दस्तावेजों की सूची काफी अलग है इस बार। आमतौर पे दफ्तरों में सिर्फ पासपोर्ट या पैन कार्ड मांगा जाता है, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के पास ये चीजें होती ही नहीं है। सही बात है। इस सर्कुलर की सूची बहुत ही समावेशी है। उदाहरण के लिए नाम या जेंडर बदलने के लिए सिर्फ पैन कार्ड नहीं बल्कि तिब्बती शरणार्थी कार्ड को भी मान्यता दी गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय कदम है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम किसे सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। जब हम तिब्बती शरणार्थी कार्ड देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भारत में दशकों से शरणार्थी समुदाय काम कर रहे हैं। हाँ, वो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। वो फैक्ट्रियों में और छोटे उद्योगों में काम करते हैं। अब उनके पास भारत का पासपोर्ट या सामान्य जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। तो ईपीएफओ का ये कदम इस बात को स्वीकार करता है कि वित्तीय सुरक्षा का अधिकार सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जिनके पास परफेक्ट कागज हों। सही कहा। अब जन्मतिथि के प्रमाण को ही ले लीजिए। अगर किसी मजदूर के पास स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो वो सिविल सर्जन द्वारा मेडिकल जांच के बाद दिया गया सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। हाँ, साथ में एक नोटरी किया हुआ हलफनामा। ये उन लाखों कामगारों के लिए एक संजीवनी है जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाए। और माता के नाम के सुधार के लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो तो पूरी तरह से जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैंने देखा अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप। कल्पना कीजिए किसी ग्रामीण इलाके से आए कामगार की जिसके पास अपनी मां के नाम का कोई आधिकारिक आईडी नहीं है। ऐसे में किसी सरकारी अस्पताल से मिली डिलीवरी की डिस्चार्ज स्लिप को भी वैध माना गया है। ये बहुत ही व्यावहारिक सोच है। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड या ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, इन सभी को जगह मिली है। सरपंच का प्रमाण पत्र या भामाशाह कार्ड, ये सब दर्शाता है कि नीतियां वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर असल भारत को देख रही हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे एनेक्शर में जो बात मुझे सबसे क्रांतिकारी लगी वो ज्वाइनिंग और छोड़ने की तारीख को लेकर है। हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला हिस्सा। हाँ, अगर कर्मचारी द्वारा बताई गई तारीख पीएफ खाते में जमा हुए पैसे के रिकॉर्ड से मैच करती है तो किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कर्मचारी का अपना बयान ही काफी है। सरकारी काम में इतना भरोसा बहुत दुर्लभ बात है। इस बदलाव का महत्व बहुत गहरा है। पहले अगर किसी की ज्वाइनिंग डेट में एक हफ्ते का भी अंतर होता था तो उसे अपनी 10 साल पुरानी कंपनी के एचआर विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। और कई बार तो वो कंपनियां बंद हो चुकी होती हैं। बिल्कुल। अब सिस्टम कह रहा है कि हम बैकएंड पर आपके पीएफ योगदान का डेटा खुद देख लेंगे। अगर पैसा उसी महीने आना शुरू हुआ था तो हमें आप पर भरोसा है। ये संदेह की संस्कृति को खत्म करने जैसा है। हाँ, इसके अलावा एक और दर्दनाक स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति लापता हो जाए। अगर उसे मृत मान लिया गया हो तो नौकरी छोड़ने की तारीख क्या मानी जाए? ऐसे मामलों में पुलिस की एफआईआर या लीगल हेयर सर्टिफिकेट को भी मान्य माना गया है। जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में तो नहीं चलता। डिजिटल सिस्टम तब तो बहुत अच्छा है जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन मान लीजिए जिस कंपनी में किसी ने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए वो हमेशा के लिए बंद हो गई। ये बहुत ही आम समस्या है। ऐसे बंद हो चुकी संस्थाओं के मामले में कोई अपने जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर एम्प्लॉयर के हस्ताक्षर कैसे लाएगा? जब कंपनी ही नहीं रही तो सिस्टम का जॉइंट हिस्सा तो टूट गया ना। हाँ, ऐसे में प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती थी। तो सर्कुलर इसका क्या समाधान देता है? सर्कुलर ने एनेक्स्चर 3 में इसका बहुत स्पष्ट समाधान दिया है। ऐसे मामलों में फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन को एमएपी पार्ट 2A के पैरा 10.18 के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा अटेस्ट किया जा सकता है। एमएपी मतलब? एमएपी का मतलब है मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये ईपीएफओ का आंतरिक नियमों का ग्रंथ है। अच्छा। इसका पैरा 10.18 उन अधिकारियों की सूची देता है जो किसी बंद कंपनी के मामलों में हस्ताक्षर कर सकते हैं, जैसे बैंक मैनेजर, गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट। मतलब किसी अधिकारी से साइन करवा लो। हाँ, इनसे अटेस्ट करवाकर फाइल को पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के पास जमा किया जा सकता है। तो कंपनी बंद होने का मतलब ये नहीं कि पैसा डूब गया। बिल्कुल नहीं, रास्ते खुले हैं। राहत की सांस होगी।
लेकिन मुझे लगता है इस सर्कुलर का सबसे मानवीय हिस्सा मृतक सदस्यों से जुड़ा है। हाँ, वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जब परिवार में किसी का निधन होता है तो वे पहले ही दुख में होते हैं। उस समय दफ्तरों के चक्कर काटना यातना से कम नहीं है। क्या इस नई व्यवस्था में उस दुखती रग पर कोई मरहम लगाया गया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यहाँ हमें सिस्टम की सहानुभूति देखने को मिलती है। सर्कुलर साफ कहता है कि मृतक सदस्यों के मामले में फॉर्म को ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 70 के तहत योग्य दावेदारों द्वारा साइन किया जा सकता है। पैरा 70 क्या है? पैरा 70 वो नियम है जो तय करता है कि अगर नॉमिनेशन ना हो तो पैसा परिवार के किन सदस्यों को मिलेगा। तो जो भी कानूनी हकदार है वो मृत व्यक्ति की जानकारी सुधारने के लिए हस्ताक्षर कर सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी छूट भी तो दी गई है ना, जिसने पूरी प्रक्रिया को आसान कर दिया है। मैंने पढ़ा कि मृतक सदस्यों के मामले में आधार डेटा के साथ जानकारी मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है। ये छूट क्यों दी गई? देखिए, डिजिटल दुनिया में पहचान जिंदा लोगों के लिए होती है। मुर्दे तो फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते ना। बिल्कुल, उनका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना तो असंभव है। हाँ, अगर ईपीएफओ अपनी जिद पर अड़ा रहता कि आधार से ही मैच करना है तो हजारों परिवारों का पैसा कभी उन्हें मिल ही नहीं पाता। मतलब ये नियम अव्यावहारिक होता। इसीलिए उन्होंने इसे पूरी तरह हटा दिया है। ये जानने का बेहतरीन उदाहरण है कि तकनीक को कहां लागू करना है और कहां उसे मानवीय आधार पर दरकिनार कर देना है। सच में ये बहुत राहत भरा कदम है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो तस्वीर साफ हो जाती है। ईपीएफओ कागजों के बेवजह के बोझ को कम कर रहा है और एम्प्लॉयर पर अत्यधिक निर्भरता को खत्म कर रहा है। सदस्यों को डिजिलॉकर के जरिए सशक्त बनाया जा रहा है और सेल्फ डिक्लेरेशन को मान्यता भी मिल रही है। हाँ, अलग अलग श्रेणियों का निर्माण करके काम को बांटा गया है, जो इस बात का संकेत है कि हमारा सिस्टम अब भरोसे की ओर कदम बढ़ा रहा है। और ये नया ढांचा दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ साध रहा है। एक तरफ फास्ट ट्रैक जैसी गति है डिजिटल लोगों के लिए, और दूसरी तरफ मनरेगा कार्ड वालों को भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल, नीति निर्माता अब यथार्थ को समझकर नियम बना रहे हैं। एकदम सही। इस नए सर्कुलर ने वाकई उस पुरानी भूल भुलैया को एक सीधे रास्ते में बदल दिया है। लेकिन श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ते हुए हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। आज की इस चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मन में रह जाता है। ये नया सिस्टम पूरी तरह से एक व्यक्तिगत डिजिटल पहचान यानी आधार के भरोसे पर टिका है। आधार सही है तो सब आसान है। हाँ, पूरा सिस्टम उसी पर खड़ा है। लेकिन सोचिए, जब व्यवस्था कागजों से हटकर पूरी तरह से एक डिजिटल पहचान पर निर्भर हो जाती है, और अगर भविष्य में उस मूल डेटाबेस में ही कोई गंभीर तकनीकी खामी आ जाए तो क्या होगा? वो एक भयानक स्थिति होगी। बिल्कुल। क्या हम अनजाने में फाइलों की भूल भुलैया से निकलकर एक नई तरह की डिजिटल भूल भुलैया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई कागजी रास्ता ही ना बचे? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। सोचने वाली बात है।